स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो सेट है, इस सेट में हमने साइंस से केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन लिया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि जो कोई भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है, वह एग्ज़ाम यदि कोई देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमारे चैनल पर ये जो तनवीर सर जो है, इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन आते हैं, उस पर डीएलएड एंट्रेंस का जो भी पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम देंगे, इस पर बताते हैं। और बिहार सक्षमता जो परीक्षा होने वाला है, उसके लिए भी यह क्वेश्चन लागू होगा। यानी दोनों के लिए, दोनों में से कोई भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन-सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्री। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है, वह सोना होता है। क्या होता है भाई? सोना, जिसका संकेत Au होता है। इसलिए इसका राइट आंसर Au होगा, सोना। सोना धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है? यानी कौन ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है? हालांकि सभी अधातु सामान्यतः क्या होते हैं भाई, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन यह जो पूछ रहा है वह अपवाद है। इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ब्रोमीन। क्या ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में, द्रव रूप में पाई जाती है? इसलिए इसका सही आंसर ब्रोमीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? भाई कोक क्या है? कोक जो है, यह कोयला से बनने वाला एक ठोस पदार्थ है। कोयला से बनने वाला एक ठोस ईंधन है जो कोक कहलाता है। तो वही कह रहा है किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, आयरन Fe जो होता है, उसके निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोक क्या है भाई? तो कोयला से बनने वाला ठोस ईंधन कोक कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। Fe इसका राइट आंसर होगा, Fe आयरन, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? न्यूट्रल जिसको बोला जाता है, वही पूछ रहा है कि उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल। तो वह कौन होता है भाई? तो वह CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन होता है भाई? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका जो है प्रकृति, अधातुई ऑक्साइड जो है उसका प्रकृति उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? मतलब कौन ऐसी धातु है जो वायु में खूब ज़्यादा गर्म की करने पर भी, उच्च
ताप पर भी गर्म करने पर वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। संयोग का मतलब ही होता है अभिक्रिया, रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो वह एजी होता है। एजी क्या भाई? एजी। एजी ओजी नहीं, एजी यह संकेत हो गया किसका? तो सिल्वर का। तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, एजी। एजी सिल्वर धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, इसलिए राइट आंसर, सही आंसर इसका एजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? भाई लोहा में आखिर जंग लगता है तो वह किसकी उपस्थिति में होता है? तो आर्द्र वायु यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आर्द्र वायु। आर्द्र वायु का मतलब ये हुआ कि नमी वाला। जैसे मान लीजिए नमी का मतलब ये हुआ कि हल्का-हल्का पानी हो, जैसे बरसात के मौसम में जो वायु होता है, ठंडा-ठंडा लगता है, वह आर्द्र वायु कहलाएगा। तो नमी वाला वायु जो होता है आर्द्र वायु कहलाएगा। इसकी उपस्थिति में लोहे में क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा आर्द्र वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है? तो भाई अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक होगा। ऋण आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है? तो भाई बिल्कुल भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है, मतलब वह अपरिवर्तित रहती है, चेंजिंग नहीं आता है उसमें, अपरिवर्तित रहती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है C60 60 मतलब कार्बन 60 जो है फुलेरीन की आकृति किसके जैसी होती है? फुटबॉल, नाशपाती, डमरू, चतुष्फलकीय। तो याद रखिएगा C60 फुलेरीन की आकृति फुटबॉल की जैसी होती है, फुटबॉल के जैसी होती है, फुटबॉल के तरह उसका आकृति होता है। C60 फुलेरीन का आकृति फुटबॉल के जैसा होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? यानी डालडा में उपस्थित वसा अम्ल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, वह किस प्रकृति प्रकृति का होता है? तो ऑप्शन ए है संतृप्त, बी है असंतृप्त, सी है आंशिक संतृप्त, डी है अति संतृप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संतृप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है पूरी तरह से घुल जाना। संतृप्त का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से घुल जाना। जैसे सेंट वगैरह होता है वह वायु में पूरी तरह से घुल गया, वह संतृप्त कहलाएगा। पानी में जो है जल में जो है नमक या चीनी आप घोलते हो तो पूरी तरह से घुल जाता है, तो वह संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी पूरी तरह से जो घुल जाएगा वह संतृप्त कहलाएगा। तो वही पूछ रहा है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल जो होता है वह किस प्रकृति का होता है? तो वह संतृप्त होता है। और याद रखिएगा संतृप्त का विलोम शब्द क्या होता है? असंतृप्त होता है। संतृप्त का विलोम शब्द क्या होता है? असंतृप्त होता है। यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए किस तरह क्या होता है भाई? तो वह हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हानिकारक, नुकसानदेह होता है। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं भाई? हानिकारक होते हैं। इसलिए सही आंसर इसका हानिकारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
देखिए भाई, हानिकारक यहाँ पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे अभी हम। हानिकारक और स्वास्थ्यवर्धक विषैला, तो विषैला का मतलब जहरीला हो गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, ज़हर फैला देगा बदन में, जिससे जो है जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ हानिकारक का मतलब ये हुआ कि वह नुकसान करेगा आपको, क्योंकि हानिकारक और विषैला में, ज़हर में, दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हानिकारक होगा, ज़हरीला नहीं होगा, हानिकारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आयोडीन को, आयोडीन का मतलब होता है नमक, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? भाई टिंचर आयोडीन क्या है कि टिंचर आयोडीन का मतलब होता है कि वह समझिए कि एक एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक हो गया। टिंचर आयोडीन क्या हो गया भाई? एंटीसेप्टिक हो गया। उसको जो है वह क्या करता है टिंचर आयोडीन, कि घाव जो होता है, घाव में यदि वो जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें, उसको क्या करता है, वह मारता है या बढ़ने नहीं देता है टिंचर आयोडीन। तो वही कह रहा है, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो वह अल्कोहल वाला द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो अल्कोहल वाला है एथिल अल्कोहल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिल अल्कोहल। क्या आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। टिंचर आयोडीन आप समझ ही गए कि यह एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं भाई? तो वह अपमार्जक कहलाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपमार्जक। साबुन नहीं कहलाएगा, पीड़कनाशी भी नहीं कहलाएगा, वह अपमार्जक कहलाता है। और अपमार्जक का डेफिनेशन ही होता है कि उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक का मतलब हो गया, यह अपमार्जक हिंदी शब्द हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, जो घर में जो आप यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए, डिटर्जेंट पाउडर, है ना? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप ऐड में सुनते होंगे डिटर्जेंट पाउडर, नहीं तो वही अपमार्जक कहलाता है। उसी का डेफिनेशन है, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो अपमार्जक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है, वह अल्कोहल होता है। क्या होता है भाई? अल्कोहल होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक अल्कोहल होता है। वह पैराफिन भी नहीं होता है, एल्कीन भी नहीं होता है, एल्किल हैलाइड भी नहीं होता है, वह क्या होता है? अल्कोहल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है? निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है? समजात का मतलब क्या है भाई? समजात का मतलब होता है एक जैसा, भले ही काम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन एक जैसा मिलता-जुलता जो हो है, वह समजात कहलाता है। तो वह इसमें कौन है? मेथेन और एथिलीन, यह अलग-अलग है, यह इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, यह दोनों भी बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, इसलिए यह दोनों जो है एक जैसा होता है। प्रोपेन और ब्यूटेनोन दोनों एक जैसा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन हो जाएँगे और यह समजात भी कहलाएँगे। इसलिए दोनों समजात होंगे कि यह युग्म प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन जो है युग्म का मतलब जोड़ा, कि यह समजात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का क्या सूत्र होता है? तो ये तो हमने पहले ही आपको बताया था
कि सूत्र जो है एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा CnH2n-2। इस पर हमने पहले भी वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा यहाँ चर्चा हम नहीं करेंगे। बस याद रखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो भाई वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त के बारे में हमने अभी-अभी कुछ देर पहले बताया है। संतृप्त तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रोकार्बन है तो वह हाइड्रोकार्बन ही कहलाएँगे। तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो श्रेणी जो होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सदस्य क्या कहलाते हैं? तो भाई ऑप्शन ए है एल्काइन, बी है एल्कीन, सी है एल्केन, डी है एल्केनॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। क्या होगा भाई? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो वह एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ याद भी रख सकते हैं आप कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य एल्केन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है योगशील अभिक्रिया, सी है विलोपन अभिक्रिया, डी है किण्वन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगशील अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देता है? तो यह योगशील अभिक्रिया देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है एल्किल मूलक प्राप्त होते हैं। एल्किल मूलक किससे प्राप्त होते हैं भाई? तो एल्किल मूलक एल्केन से प्राप्त होते हैं। याद रखने वाला बात है, याद रखने वाली बात यह है कि एल्किल मूलक एल्केन से प्राप्त होते हैं। अब एल्केन इसमें है कि नहीं कहीं? तो भाई फर्स्ट ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है एल्केन से, इसलिए सही आंसर होगा एल्केन से। एल्किल मूलक एल्केन से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एल्केन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए हैं फिर से मैं कहूँगा, एक बार याद दिलाना चाहूँगा आपको कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोगों का प्यार दुलार थोड़ा कम हो गया है, तो प्लीज़ दुलार प्यार पहले जैसा दिखाया करिए और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।